आवाज उठाएंगे, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हाथरस केस में परिजनों ने प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप एक बार फिर से दोहराया है, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि डीएम और एसपी पर कार्रवाई हो सकती है। यूपी प्रशासन दरिंदगी पर उतरा, ऐसा आरोप विपक्ष लगा रहा है। प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाने के बीच अब खबर आ रही है कि डीएम और एसपी पर गाज गिर सकती है। बीते दिन याद रखिए डीएम का वीडियो वायरल हुआ था। साहब पीड़िता के परिवार को ही दबाव में डाल रहे थे, समझा रहे थे कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, यहीं पर रहना है, बयान मत बदलिए। एसपी डीएम, एसपी तो रेप से ही इनकार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। सवाल यह है कि जब आज एक बेटी के साथ पूरे देश की आवाज एक है, तो पुलिस और प्रशासन आखिर लीपापोती और पर्देदारी में क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्यों मीडिया को जाने से रोका जा रहा है? क्यों परिवार वालों का फोन तक छीन लिया गया है? क्यों वहां पर उनकी आवाज नहीं आने दी जा रही है? इस बीच आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा दंड मिलेगा जो उदाहरण बनेगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। सम्मान को क्षति पहुंचाने वालों का समूल नाश होगा। हर माता बहन की सुरक्षा के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। लेकिन क्या ये सब कुछ कहने में देरी हो गई? आवाज उठाएंगे, बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाथरस मामले पर सब कुछ ठीक नहीं है। पीड़िता के घर तक किसी को जाने की इजाजत नहीं है, मीडिया को रोका जा रहा है, बदसलूकी हो रही है, गांव की जो तमाम किलेबंदी है वो कर दी गई है। क्या छिपा रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में फिर चर्चा की शुरुआत। मीडिया को रोका। आप मुझे अकेले में तो यहाँ पर धमकी दे रहे थे, आपके तमाम पुलिस वालों ने मुझे घेर कर रखा हुआ था। अब आप बोलिए, पूरे देश को बताइए ना कि मैं गलत खबर चला रही हूँ यहाँ से। नेताओं को रोका। कुछ छिपाना चाहते हैं, गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अकेले में जाती तो क्या होता? वकील को रोका। परिजनों को घर में बंद किया। वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। ये हाथरस का वही गांव है जहां की एक बेटी के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है। आप जरा अपनी नजरें दौड़ाइए, आपको यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा नजर आएगा। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पीड़िता के घर तक न तो किसी को पहुंचने और न ही पीड़िता के घर से किसी को निकलने की इजाजत है। आप अंदर जाने दीजिए। आज तो कम से कम आज तो गांधी जयंती है ना। हमारी आवाज को दबा के, हमें डरा धमकाकर, हमें जब हमारे कैमरे बंद हो जाते हैं तो आप लोग किस तरह का बर्ताव करते हैं। अभी अंदर जाने दीजिए। हम लोग तो गांधीगिरी का सहारा ले रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। पीड़िता के घर के चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किसी भी पत्रकार को घर तक जाने की इजाजत नहीं है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी को सीधे तौर पर धमकाने की कोशिश की गई। यहाँ पर पीड़ित परिवार के साथ ये क्या कर रहे होंगे जब ये पत्रकार को धमकी देते हैं? आपने मुझे धमकी कैसे दी, आप बताइए। आपने मुझे क्यों कहा कि आप मेरा काम नहीं करने देंगे? आपने क्यों गलत बयानी की और झूठ बोला लगातार? मैंने इनसे नाम पूछा कि आप अपना नाम ही बता दीजिए, मास्क हटाइए, कम से कम आपका चेहरा देख सकूं कि आप कौन से अधिकारी हैं। ये उसके लिए भी तैयार नहीं हुए और लगातार ये मुझे धमकी देते रहे। आपने जितनी बदतमीजी अब से कुछ ही देर पहले मेरे साथ की है, आप बोलिए, कैमरे पर बोलिए ना। अब आप चुप क्यों हो गए? हाथरस में पीड़िता के घर तक जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, न मीडिया को और न ही नेताओं को। कल राहुल और प्रियंका को दिल्ली के पास ही रोक दिया गया, तो आज टीएमसी के सांसदों को पीड़िता के घर जाने की इजाजत नहीं मिली। टीएमसी के 2 सांसदों ने पीड़िता के घर जाने की कोशिश की तो उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया गया। पुलिस ने डेरेक ओब्रायन के साथ धक्का मुक्की की तो वो गिर पड़े। इस बीच टीएमसी की महिला सांसद काकोली घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े फाड़े। देश में लोकतंत्र है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। देश के नारी को भाजपा पर हल्ला बोलना चाहिए। निर्भया केस में इंसाफ दिलाने वाली वकील सीमा कुशवाहा ने जब पीड़िता के घर जाने की कोशिश की तो वहां ड्यूटी पर तैनात प्रशासन के अधिकारी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
तुम्हारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग आखिर ऐसा क्या है जो हाथरस प्रशासन कानून के जानकारों से भी छिपाने की कोशिश कर रहा है? मुझे उस गांव में नहीं जाने दे रही है, तो आखिर एक लीगल जो भी उनको हेल्प चाहिए कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो, सारी चीजें हो, तो इनको मेरे से क्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? यूपी की सरकार और हाथरस प्रशासन क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? इस सवाल का जवाब आपको बहुत हद तक मिल जाएगा जब आप पीड़ित परिवार के इस बच्चे को सुनेंगे। ये बच्चा किसी तरह छिपकर मीडिया के बीच पहुंचा है। वो हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। ये बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो? कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं। छुपके नहीं पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, उनकी दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हुए। मतलब कुछ ऐसा चल रहा है जिसे छिपाने की कोशिश हो रही है। पीड़िता के परिवार को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं। जरा सुनिए पीड़िता के पिता को जिले के डीएम कैसे धमका रहे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता है। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा। वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि डीएम ने सफाई दी और आरोपों को खारिज किया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर पीड़िता के घर तक जाने से मीडिया को रोका क्यों जा रहा है या परिजनों को मीडिया तक आने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। आप बात नहीं कर रहे हैं, आप फैमिली को जाके इंटिमिडेट भी कर रहे हैं सर। आज तक ब्यूरो। हम तो आवाज उठाएंगे और बेटी को इंसाफ दिलाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, तमाम सवालों का जवाब देना होगा आपको। अगले 1 घंटे में जुड़ गए हमारे साथ सुप्रिया श्रीनाथे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं, अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सीमा कुशवाहा, निर्भया केस की जो वकील वहां पर गई थी मदद देने के लिए, जिनको रोक दिया पुलिस प्रशासन ने, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या ठाना है आप लोगों ने? किस बात की पर्देदारी है सर? ऐसा क्या पर्दा डालने की कोशिश हो गई है कि मीडिया को आपने रोक दिया है? परिवार कह रहा है कि हम पर दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को क्या आप समझते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी? बलात्कार का मामला जिसमें डीएम का वीडियो है जो परिवार को धमका रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है इसका, हाई कोर्ट ने, लेकिन आप लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ रहे। ये पर्देदारी क्यों है? अंजना जी, जो आपने बात कही है, इस दुर्दांत घटना की गंभीरता, उसकी सक्रियता और संवेदनशीलता, सरकार पूरी तरीके से तत्पर रही। आप ध्यान करिए, जैसे ही घटना आई सारे अभियुक्त पकड़ लिए गए। अगला चरण क्या होता है? न्याय सुनिश्चित किया जाए। न्याय सुनिश्चित करने के बाद क्या होता है कि समयबद्ध हो, ये नहीं कि महीनों साल भर चलता रहेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट कर दिया। अगला क्या होता है कि जांच सही और निष्पक्ष हो, तो एसआईटी गठित कर दी गई। 3 सदस्य हैं, जिसमें एक महिला भी है और एक दलित समुदाय से भी। तो एसआईटी गठित, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, और सारे के सारे अपराधी पकड़ लिए गए। और उसके बाद सरकार की मंशा, मुख्यमंत्री जी का यह बयान, 2 बड़े काम आप गिनाना भूल गए सुधांशु जी। मैं आपको टोकती नहीं हूं, लेकिन आज सुनिए जरा, 2 बड़े काम जो आप लोगों ने किए वो बताना भूल गए, इसीलिए टोक कर बता रही हूं। एक, एडीजी सामने आए ये बताने के लिए और समझाने के लिए कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं, किसी रिपोर्ट में नहीं आया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि रेप का मामला कब आता है, कैसे आता है, कितने दिनों के अंदर स्वैब देना जरूरी होता है। अलीगढ़ में जब वो मेडिकल हॉस्पिटल में गई थी, वहां की रिपोर्ट दिखाने के लिए बैठ गए, सफदरजंग की बात करने लगे और ये समझाने लगे सबको कि गैंगरेप तो हुआ ही नहीं है। अब आप ही मुझे बता दीजिए सुधांशु जी, मैंने कल्पना नहीं की थी कि ये सवाल मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, लेकिन आज मैं पूछ रही हूं। तो क्या वो 3 से 4 लोग, 1 सेकंड सर, ये देखिए हाथरस केस में जो लापरवाही है वो हम आपको बता रहे हैं कि 3 दिनों के बाद स्वैब का कोई फायदा नहीं होता है। 8 दिनों बाद लिए गए नमूने जो हुआ है, 3 दिन के बाद स्वैब का कोई फायदा नहीं होता है।
और वो आपके एडीजी आकर सबसे बड़ी अपनी पीठ थपथपाने के लिए कि रेप तो हुआ ही नहीं है ये साबित करने में। आप मुझे बताइए सर, वो 3 से 4 जो भी चारों आरोपी पकड़े गए हैं, वो क्या उसकी गले की हड्डी तोड़ने के लिए उसको खेत में ले गए थे? क्या था फिर ये? बिना हत्या के भी वो चले गए, हत्या करने के लिए ले गए थे? किस चीज के लिए ले गए थे सर, बता दीजिए। अंजना जी, जो आपने सवाल किया हो बिल्कुल जायज है, इसलिए एडीजी के बयान का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक एसआईटी के द्वारा उस चीज की पुष्टि नहीं हो। क्यों दे रहे हैं? एसआईटी इस विषय किसी की बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है तो वो किसी के भी बयान है ना सर, वो पुलिस के पास जाता है ना। ये तो बेटियों को समझाने के बराबर है कि आगे से अपनी मुंह मत खोलना, वरना तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े करेंगे, बोलेंगे कि तुम्हारा डाइंग डिक्लेरेशन भी झूठा है और ये कोई और नहीं, आपके एडीजी बोल रहे हैं। मैं बोल सकता हूं अंजना जी, देखिए आपने जो बात कही, आपकी विषय और आपकी भावना दोनों बिल्कुल जायज है, इसीलिए मैंने सब्जेक्टिवली क्या हुआ वो बताया और भावना के आधार पर बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, कठोर दंड मिलेगा चाहे अधिकारी हो या पुलिस का व्यक्ति हो, और वो ऐसा नजीर बनेगा। ये वो सरकार नहीं है, बात नहीं करूंगी सुधांशु जी, बात मेरी पूरी होने नहीं, एडीजी से नीचे बात नहीं करूंगी। एडीजी ने क्यों कहा कि पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा था? और उसके बाद उसे फांसी लगानी पड़ती है और उसके बाद सरकार का मुखिया कहता है लड़कों से गलती हो जाती है। तो क्या करे सर? नहीं है तो आप ये भी वो करेंगे? सरकार नहीं है जहां बुलंदशहर रेप होता है और आजम खां कहते हैं तो नाटक है, और उसके बाद जो हाई कोर्ट कहता है अनकंडीशनल माफी मांगो तो माफी मांगनी पड़ती है। यहां मुख्यमंत्री जी ने कहा है एसआईटी भी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है और ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। एडीजी ने क्यों बोला? बिल्कुल स्पष्ट है। और एडीजी ने क्यों बोला सर, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव से अगर सवाल करना होगा तो मैं पूछूंगी अनुराग भदौरिया से। एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों सबको बताया कि गैंग रेप नहीं हुआ है? क्या कार्रवाई करेंगे आप एडीजी के खिलाफ? देना पड़ेगा ना। पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन को झूठा साबित करने में क्यों लग गए हैं सर? पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन झूठा क्यों साबित करने में लग गए हैं? 3 दिन से सुन रही हूं, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आया, एफएसएल रिपोर्ट में नहीं आया। आप मुझे बता दीजिए कि चारों आरोपी क्या लेके गए थे, क्यों लेके गए थे उस 19 साल की बच्ची को वहां पर? अंजना जी, क्या हुआ था उसके साथ? अफवाहों से किसी की जान नहीं चली जाती है सर, आप भी जानते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य है वो केवल ये नहीं कहते कि वो कहे कि जैसे बताया जा रहा है कि केवल मेरे ऊपर एक हत्या का प्रयास किया गया था और उसके बाद ये हो गया। ये संतोषजनक कतई नहीं था, इसीलिए तो एसआईटी गठित की गई है और उसको टाइम बाउंड रिपोर्ट देनी और इसका जवाब एडीजी को एसआईटी में देना पड़ेगा। बिल्कुल, कि उन्होंने क्यों बोला है और कैसे बोला है और किस आधार पर बोला है। और उसके बाद मैंने बताया एसआईटी में 3 सदस्य हैं, सभी लोगों का प्रतिनिधित्व भी है। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये होने के बाद उस पर वही प्रभावी कार्रवाई होगी जो मुख्यमंत्री जी ने आज किया। और हम दिक्कत क्या है जाति देखकर और वर्ग और राजनीति पार्टी देखकर न्याय की बात नहीं करते। डॉक्टर सुधांशु, ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। डॉक्टर सुधांशु, अरे मैंने बात कही ना, पूछिए उनसे ना, लड़कों से गलती हो जाने वाले सवाल पूछ रहे हैं। मैं आ रही हूँ उनके पास। डॉक्टर सुधांशु एक सवाल तो सुनिए। डॉक्टर सुधांशु, हाई कोर्ट के कहने पर उन्हें माफी मांगनी पड़ी, पता है आपके पुलिस और डीएम के रवैये की वजह से सिर्फ एक संदेश जाता है कि बेटियों के साथ कुछ भी हो यहां पर अपना मुंह बंद करो, मुंह सिल लो और चुपचाप घर में बैठो, वरना देखो क्या किरकिरी होगी। एक एफआईआर, एक केस, गैंग रेप का मामला जिस पर पूरे देश में गुस्सा है, उसमें आपका डीएम परिवार को जाकर आप बताइए, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आप तो गंभीरता समझते होंगे डॉक्टर सुधांशु, क्या गंभीरता है कि डीएम जाकर एक ऑनगोइंग केस में डीएम जाकर परिवार पर दबाव बना रहा है? इसकी गंभीरता समझिए। या ये देश हम सौंप कर जाना चाहते हैं अपनी बेटियों को, जहां पर अपराध उनके खिलाफ हो अधिकारी हो और उनके परिवार को डीएम धमकाने जाएगा? यदि उसके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित लापरवाही, असंवेदनशीलता, लापरवाही या कोई पूर्वाग्रह वीडियो में दिख रहा है, सारी बातें कह दी वीडियो में, तो एसआईटी जांच में दूध का दूध पानी का पानी होगा। अनुराग भदौरिया, इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु संशय मन में नहीं रखना। अनुराग भदौरिया, आप उस पार्टी के हैं जिसके मुखिया ने बताया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, इसीलिए जितने लोग आप लोग खड़े होते हैं ना, जनता का भरोसा ही नहीं जगता कि कोई ईमानदारी से हमारी बात कर रहा है। नहीं, वो तो खैर आरएसएस प्रमुख हैं जो इनके अन्नदाता हैं इन सबके। उन्होंने बोला था कि इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं होता है। तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि इनके जो कौन कह रहे थे, मोहन भागवत जी। मैं आज उन बातों में नहीं आना चाहता। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी बेटी है, बस इतना जवाब दे दीजिए। सुधांशु जी, आपकी बेटी है? देश सुनेगा, बोलिए सुधांशु जी, आपकी बेटी है?
अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, बेटी है आपकी, उसका अरे आपकी बेटी है या नहीं बताइए, आपकी बहन है या नहीं बताइए, मैं बेटी पूछ रहा हूँ आपकी है ना, मेरी बेटी है, मैं बोल रहा हूँ आपकी बेटी है क्या बताइए। मैं आपसे सवाल बिल्कुल पूछ है, रहा हूं ना, अगर अरे जवाब आपकी दीजिए, बेटी लड़कों से गलती होती है कि सुन नहीं? तो लिए, और ये हाँ हाँ बताइए, ये जो इधर-उधर आप की सीख बात रहे मत हो ना, करिए, आज चिल्लाइएगा मैं नहीं, सीख रहा हूँ, सीधा बताइए, क्योंकि आपकी लड़कों से पोल गलती खुल रही होती है, माफी सुनिए, मांगे बात उसके लिए, सुनिएगा, कहिए अपने नेता अरे से माफी हल्ला मांगे, मत मचाइए, फिर आगे यहाँ हल्ला कोई मत मुंह होना मचाइए। चाहिए बोलने का। रात के आजम खान अंधेरे को कोर्ट से में माफी मांगनी बेटी पड़ी, को माँ को चेहरा भी नहीं वाले, देखने और देते हैं, इतना और नहीं, आप उसको आप पेट्रोल सुनिए, डाल के संसद जला में देते हैं, लोकसभा तो हम स्पीकर कैसे की मान पोस्ट लें पे कि बैठी आपकी हुई जो बेटी है। महिला है, आपकी उससे अगर माफी बेटी नहीं होती मांगी, तो आप आजम खान ने इतना 4 दिन में चिल्ला नहीं संसद रोते में। जैसे मैं नहीं चिल्ला शर्म रहा आनी हूँ, मैं भी चाहिए आपसे आपको। ज्यादा चिल्ला सकता हूँ, अरे लेकिन मुझे चिल्लाना पता है बता दो कि भाई। बेटी को इसके माँ ने चेहरा नहीं लोकसभा दे की पाया और सीट आपने पर उससे बैठी पेट्रोल हुई डाल के आदरणीय उसका सांसद संस्कार किया। बदतमीजी ये आपने किया, करने के बाद और माफी उसको न मांगने एम्बुलेंस वाले, एम्बुलेंस भी नहीं दे कोर्ट पाई से क्योंकि माफी दलित है, मांगने कमजोर वाले है, बुलंदशहर गरीब पे, परिवार की लड़कों से है, गलती इसलिए एयर करने एम्बुलेंस वाले, सरकार ने नहीं दिया जिनके कि एयर एम्बुलेंस कार्यकाल दे में देते, एम्स में उसको लड़कियों इलाज हो के जाता, एम्स में जो भर्ती हेल्पलाइन करवाते, वो भी आपने नहीं करवाया। उसके बाद आप सफदरजंग हॉस्पिटल में कोई देखने वाला नहीं था, सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, जब उसकी मौत हो जाती है तो चुपके से चोर की तरह लेके आते हो और उसका अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हो। कि आपको शर्म नहीं आती कि आपकी बेटी है, ये कहते शर्म नहीं आती आपकी बेटी है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग, मैं खुद आपके सामने बैठा सुधांशु जी, चिल्लाए मत, कैसी आपकी बेटी जो आप चिल्ला रहे टीवी में बैठ के, एक बेटी की मौत हो जाती है आप चिल्ला रहे हैं टीवी में बैठ के, इसके मतलब आपको मैं आपको बता रहा हूं, चिल्लाओ मत, चुप रहो, चुप एकदम चुप बैठिए, बेटी है इनकी, मैं यहाँ चिल्ला रहे टीवी बैठ के, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। आज संगीन मामला है, कैसी बेटी आपकी कि आप पेट्रोल डाल के जला दोगे? किसी बेटी के साथ कभी ऐसा अन्याय ना हो और वो बेटी अपनी माँ का चेहरा भी ना देख पाए, माँ अपनी बेटी का चेहरा ना देख पाए और उससे बोले मैं हल्दी लगा दूंगी, बस हल्दी लगाने का मौका दे दीजिए। आप हल्दी लगाने का मौका नहीं देते, उसको अंदर में बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद उसको पेट्रोल डाल के जला देते हैं। ये अंग्रेज है, जनरल डायर हो क्या? जनरल डायर है क्या आप? क्या आप उत्तर प्रदेश के अंदर जनरल डायर की राजनीति चलेगी क्या कि कोई घर से निकलेगा नहीं, ताला करके बंद कर दिया जाएगा? और चलिए एक एक करके डायर वाली है, सुप्रिया श्रीनाथ आपके बीच में बोला था क्या? मैं सुधांशु के बीच में बोला नहीं, देखिए ठीक है, एक एक करके प्लीज एक साथ मत बोलिए। देखिए बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। इनकी बात पूरी सुनी, आज मैं इनका सम्मान इसलिए नहीं कर रहा हूं, वैसे मैं सम्मान करता था, लेकिन मैं इनके बीच में नहीं बोला, सेंसिटिव मामला था। ये चिल्ला इसलिए रहे हैं कि इनके अंदर में आत्मा मर चुकी है, ये बिक चुके हैं, बेटियों का दर्द नहीं है। आपको मैं अपनी चोट दिखाऊं, आत्मा उस दिन भी उस व्यक्ति की मरी थी जिसने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। हाथ जोड़ के गांधी जी की प्रतिमा पे गए थे, हाथ जोड़ के गांधी जी से बोले थे, गांधी जी सुन लीजिए, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही, गांधी जी मेरी बात सुनिए। और आपने लाठियों से पीट दिया मुझे, सुप्रिया जी, मैं लाठियों से पीट दिया मुझे, मैं शर्ट खोल के दिखाऊं क्योंकि यहाँ पे सारी हमारी बहनें बैठी, इसलिए मैं शर्ट खोल नहीं सकता। शर्म आ जाएगी जिस तरह से 20 लाठियां मेरे पर बरसाई है। पॉलिटिक्स का आरोप सुप्रिया जी कांग्रेस आला कमान पर भी लग रहा है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सिर्फ इससे पॉलिटिकल माइलेज यूपी में लेना चाहते हैं। पॉलिटिकल माइलेज नहीं, मैं तो समाजवादी आपका नाम सुप्रिया है क्या? एक प्रतिमा पे अनुराग गांधी जी से हाथ जोड़ के, गांधी जी उत्तर प्रदेश की सरकार, अनुराग जी हम दिखा रहे हैं, आप पे लाठी बाल्टी जो लगी है दिखा रहे हैं, मैंने हाथ जोड़ा, फोटो दिखा रहे हैं, अंजना जी ऐसे हाथ जोड़े हुआ था गांधी जी के सामने, पुलिस वाली हाथ जोड़े हुए मैं गांधी जी के सामने और लाठियां बरसाती रही, फिर मैं हाथ जोड़े खड़ा रहा। अखिलेश यादव कहीं दिख नहीं रहे सड़क पर, और कहता मेरी बेटी है, ये बेटी होती तो तुम आंदोलन कर रहे होते। अखिलेश यादव कहीं नहीं दिख रहे सड़क पर, निकलिए, बोलिए अपने नेता को। क्या बोलते थे आपके प्रमुख? क्या बोलते थे? सुप्रिया जी बोले फिर जवाब दीजिएगा। नहीं बोलते थे, भारत में रेप होता है, भारत में रेप होता है, मतलब देहात में, और देहात में हो रहा है। आपके आरएस प्रमुख बोलते हैं जिसको आप भगवान मानते हो, सुप्रिया जी इंडिया में नहीं होता है। सुप्रिया जी, अंजना जी, मैं सबसे पहले तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि शायद मैं और आप एक महिला हैं, अब जरा चुप हो जाइए सर, मैं और आप एक महिला हैं, तो मैं ये सोच ही नहीं सकती हूँ कि इतने संवेदनशील, इतने गंभीर विषय पर इस तरह की बहस ये लोग करेंगे। किस तरह से बौखला कर चिल्लाया जा रहा है, किस तरह से गाली गलौज हो रही है। और एक लड़की की निर्मम मौत हुई है, उसके साथ एक ग्रूसम क्राइम, एक ग्रूसम रेप हुआ है, और उसके बारे में थोड़ी बात कर लें। हम लोग पब्लिक लाइफ में, इतनी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता को बनती है, तो थोड़ा तमीज से बात कर ली जाए यहाँ पर। खैर, इसके बारे में तो मुझे पुरुषों से आशा ही नहीं है, मैं क्या कहूँ इसमें। मैं 2-3 बातें जरूर कहना चाहती हूँ अंजना जी, और क्योंकि मैं इस बहस में मैं किसी के मुद्दे पे बीच में बोलना ही नहीं चाहती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने एक शब्द अभी तक नहीं बोला है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि बहुत तत्परता दिखाई गई। मैं 2 चीजें पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि उसके रेप के बाद 14 तारीख को उसका रेप हुआ और उसके 8 दिन लगे रेप की एफआईआर दर्ज होने में, तो तत्परता कहां दिखा गई मुझे नहीं पता है। 14 तारीख को रेप हुआ, लेकिन पहला बयान मुख्यमंत्री जी का उस रेप पर
30 तारीख को आया, तत्परता कहां दिखाई गई मुझे नहीं पता है। मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार ने, अलीगढ़ की पुलिस ने, हाथरस की पुलिस ने, डीएम ने इसको निरंतर फेक न्यूज बताया। तत्परता कहां है ये मैं नहीं जानती हूं। उसकी जितनी निर्मम मौत हुई, उसको 15 दिन तक अस्पताल तक नहीं लाया गया, वो छोड़ दीजिए। उसकी मौत के बाद उसके परिवार की ना मंजूरी थी ना मौजूदगी थी, उसको जला दिया गया मिट्टी के तेल से। इसमें क्या तत्परता और क्या मानवता है, ये तो हम मनुष्य हो के इसका आंसर मांगेंगे और ढूंढेंगे जरूर। और उस सब के बावजूद अब देखिए क्या हो रहा है। आपने एडीजी के स्वैब की बात करी कि 3 दिन के बाद सही स्वैब नहीं मिलता है। मैं 20 सेकंड लेके एक बात बताना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जो महकमे के आला अधिकारियों में से एक हैं, वो आकर कहते हैं रेप नहीं हुआ है। 30 साल पहले उन्होंने पुलिस एकेडमी में जो कानून पढ़ा था वो बदल चुका है। आईपीसी की धारा 375 जिसका संशोधन 2013 में हुआ था, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बाबुलनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1994 ये क्लियरली कहता है कि सीमन का पाया जाना या पीनस का पेनिट्रेशन जरूरी नहीं है रेप स्थापित करने के लिए, उसकी कोशिश भी किया जाना रेप होता है। क्या एक सभ्य समाज एडीजी से जवाब देके पूछेगा? और आज ये कह दिया जाता है उनके सामने एसआईटी सवाल करेगी। वो महकमे के आला अधिकारी है, डीएम धमकी देते हुए पकड़े गए। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कहां है संवेदनशीलता? सिर्फ एक ट्वीट कर देने से कि कोई बचेगा नहीं। आज की औरतें मानेंगी ये बात? अरे इस डिबेट को मैं हाथ जोड़ के एक महिला होने के नाते कहती हूँ, राजनीति भूल जाइए। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ इस डिबेट को थोड़ी संवेदनशीलता, थोड़ी गरिमा से किया जाए। सुधांशु जी देखिए, सुप्रिया जी ने महिला पुरुष का विषय ले आया, तो मैं इनकी भावना का सम्मान करते हुए कहता हूँ, वाकई महिला को जो संवेदनशीलता होगी, मैंने मान लिया शायद पुरुष को ना हो, तो प्रियंका जी तो महिला है ना। तो राजस्थान में जो 12 में अजमेर में हो रहा है, क्यों नहीं संवेदनशीलता है? जोधपुर में 100 बच्चों की डेथ हो गई थी, क्यों नहीं एक आंसू मुंह से सबसे निकला था आंख में? और जाके यहाँ पर जिनका इनकाउंटर अरे तो 12 तो आपको जाना चाहिए ना सुधांशु जी। सुधांशु जी 12 में तो प्रोटेस्ट करने आपको जाना चाहिए ना। आपको कौन रोक रहा है? यही एक अंतर राजनीति करना और जैसे हम राष्ट्रीय दल है, तो हम सारी बातों को समान रूप से लेते हैं। या तो सुप्रिया जी कह दें कि प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता नहीं है, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता नहीं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता है। वैसे तो उत्तर प्रदेश के भी नहीं, वायनाड के नेता है। मैं आगे कोई इस विषय पे चर्चा नहीं करूं। और अगर है तो जहां आपकी हुकूमत है, जहां आप 1 सेकंड में चुटकी बजाते हुए समाधान दे सकते हैं। सरदार शहर में राजस्थान में पुलिस कस्टडी में मौत होती है और रात में जला दी जाती है लाश, उसका कोई जवाब दिया किसी ने? पुलिस सबसे ज्यादा ठीक है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, पुलिस ने मारा और आपको जला दिया। अंजना जी मुझे 5 सेकंड आ रही हूँ। ठीक है सुधांशु जी, मैं इसका जवाब लूंगी। सुप्रिया जी आऊंगी आपके पास। तुलनात्मक बात करनी पड़े ये अपने आप में अफसोसनाक है, लेकिन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में राजस्थान वाकई आगे है तमाम राज्यों से। ये चिंता का विषय उतना ही होना चाहिए राहुल और प्रियंका गांधी के लिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बार विक्रम सिंह साहब और आपके पास सीमा जी आना चाहती हूँ। विक्रम सिंह साहब को दिखाइए मेरे साथ। सर कितने डिबेट्स हमने किए हैं, अलग अलग विषयों पर किए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक परिस्थिति नहीं हो सकती है किसी पुलिस महकमे के अधिकारी के लिए। आप सोचिए कि एडीजी आकर अपनी पूरी ताकत झोंककर बार बार मेडिकल रिपोर्ट दिखाकर बता रहे कि रेप नहीं हुआ है। इसकी संजीदगी आप समझ रहे हैं सर? पीड़िता का बयान उनको नहीं समझ में आ रहा है। इस तरह की लीपापोती, ये वो प्रशासन है, ये वो अधिकारी है जो हम अपनी बेटियों को सौंप कर जाएंगे? ये वो न्याय व्यवस्था है जहां पर बच्ची कांपेगी बताने में कि उसके साथ क्या हुआ है? कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। डीएम घर जाकर एक ऑनगोइंग केस में डीएम घर जाकर क्यों दबाव बना रहा है? बना कैसे रहा है सर? सिर आपका आज शर्मिंदगी से झुकता है कि नहीं ये मौजूदा जो व्यवस्था है उस पर, या आपको लगता है कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी तो पीठ थपथपाने की जरूरत है? उपले और तेल डालकर उस बच्ची का शव आधी रात में जलाया गया। उपले और तेल डालकर, ये क्या हो रहा है? विक्रम सिंह साहब। अंजना जी, मैं स्वयं स्तब्ध हूं और बहुत व्यथित हूं अंदर से इस पूरे घटनाक्रम में, और अपनी बात केवल 4 वाक्यों में प्रस्तुत करता हूं। यह सही है कि पूरा जो रिस्पांस पुलिस का था त्रुटिपूर्ण था। घटना के पहले
विवाद रजिस्टर होता है हर थाने में और विवाद के आधार पर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। 107, 116, 3, 133, 151 सीआरपीसी में नहीं लिया गया। त्रुटि नंबर 1। त्रुटि नंबर 2, आपने पहली ये मिसाल होगी कि किश्तों में एफआईआर लिखी जा रही है। पहले 307, फिर बलवा बनाम अज्ञात, फिर उसके बाद मोलेस्टेशन और उसके बाद बच्ची को किश्तों में दिल्ली भेजा गया कि पहले हाथरस, फिर अलीगढ़ और फिर दिल्ली। डाइंग डिक्लेरेशन की तो बात भूल जाइए। और फॉरेंसिक्स का एक नया आयाम 13 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, जैसा कि आदरणीय सुप्रिया जी ने कहा था, जस्टिस वर्मा कमीशन के बाद बलात्कार की परिभाषा को बहुत व्यापक बना दिया गया है। और मेरी बेटियां मुझे क्षमा करेंगी, मैं कुछ असंयत बातें अगर कर रहा हूं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वेजाइनल स्वैब में स्पर्म मिले। स्पर्म मिलना कोई प्रासंगिक नहीं है। और उसके साथ अगर टच किया इनअप्रोप्रिएटली गुप्तांगों को या फिर पेनिट्रेट कराया किसी इनएनिमेट चीज को जैसे पेंसिल आदि, वो भी बलात्कार है। और उसमें भी ठीक है, अगर किसी तरीके से पेनिट्रेशन हुआ है, बलात्कार पूरा और पीड़िता का कह देना ही बलात्कार है, ये पर्याप्त साक्ष्य है। और उसके बाद अगर पीड़िता की मां कह रही खेत में अर्धनग्न अवस्था में बच्ची मिली, तो आप ये समझ में नहीं आ रहे थे कि वहां पर किस उद्देश्य से, अभिप्राय से बच्ची को ले गए थे। और अब मैं आता हूं, जो बयान दिया था वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, उनको पहले अपना होमवर्क थोड़ा अध्ययन कर लेना चाहिए था। ये गलत निष्कर्ष निकाला है। और एक होमवर्क और अध्ययन की कमी नहीं है, ये होमवर्क और अध्ययन की कमी नहीं है, ये ईमानदारी की कमी है, ये वर्दी की कीमत ना समझने की कमी है, ये न्याय व्यवस्था में इतने छेद कर देने की कोशिश है जिसकी वजह से पीड़िता का परिवार डरे। ये है तरीका। बलात्कार को कैसे लड़कियों को दबाने का औजार, हथियार बनाया जाता है इन गांवों में, ये एडीजी साहब को बताना पड़ेगा। और ये भी समझना पड़ेगा कि डाइंग डिक्लेरेशन बच्ची का इतना महत्वपूर्ण है, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। अब तो ऐसे मकाम पर हम पहुंच गए हैं कि उम्मीद सिर्फ अदालत से दिखती है। ऐसे मामलों में डीएम जाकर कर क्या रहा था ऑनगोइंग केस में, परिवार पर दबाव बनाने के लिए, और कह रहे हैं हम उनका हालचाल जानने गए थे। बता रहे हैं साहब कि मीडिया वाले तो चले जाएंगे, हम ही यहां पर बचेंगे, बार बार बयान मत बदलिए। दबाव शुरू से अंत तक, पहले छेड़खानी का केस दर्ज किया और सीमा कुशवाहा जब आप वहां पर पहुंची तो आपके साथ भी बदसलूकी की। वो हिस्सा दिखाइए। निर्भया केस को पूरी ताकत के साथ लगभग 8 साल, सीमा 8 साल आप लड़ती रही उस केस के लिए, तब जाकर फांसी तक वो लोग पहुंचे। आप भी मर्यादा बात करिए, मर्यादा बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, अभी भी बोलना चाहिए, मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए, बात करेंगे हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग कारण होते हैं। सीमा कुशवाहा, प्रशासन जी, ये हमने आपका वीडियो पूरा चलाया, मतलब ये किलेबंदी क्यों कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? किलेबंदी, और मैम उनका कहना है कि अगर देश की बेटियां आवाज उठाएंगी क्राइम के अगेंस्ट, तो ये ऑफिसर्स कहेंगे कि तुम्हारे कारण रेप होते हैं। मैंने जब उनसे पूछा तो उनका कहना है कि तुम्हारे जैसे लोगों के कारण। इसका मतलब है अंजना जी कि अगर इस देश की बेटियां अपने अधिकार की मांग करेंगी, अपनी सुरक्षा की बात करेंगी, तो कहा जाएगा कि तुम्हारे वजह से रेप होते हैं। इसीलिए तो आज हमारे देश की बेटियां ये सोचने लगी हैं कि मुझे घर के अंदर सीमित रहना है, बाहर नहीं निकलना है। हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन मैम आज तक हमारे देश में 70 साल हो गए आजाद हुए, क्यों नहीं कोई पायलट प्रोजेक्ट किसी भी गवर्नमेंट ने चलाया, जब इस देश की 49% आबादी की सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है। आखिर सभी लोग डिबेट डिस्कशन करते हैं मैम, कैंडल जलाए जाते हैं। अगर मनीषा के लिए जो हाथरस में उस बेटी के ब्रदर से मेरी बात हो रही है, वो भाई अंदर है, मैं उसके घर के बाहर रात में खड़ी हुई हूँ। ये दिन की घटना थी मैम, मैं रात में गई 10 बजे पगडंडी से होते हुए मोटरसाइकिल से कैसे भी कि एक बार उस परिवार के सदस्य से मिल लूं, मैं जान लूं,
लेकिन उसका भाई अंदर है घर के, मैं बाहर से फोन कर रही हूँ, उसका कहना है मैडम वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, हमसे आपसे हमें बात नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ पर सुधांशु जी बैठे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ, हमसे क्या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो सकता था? मैं तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो सिंपल उस परिवार की हेल्प करना चाहती हूँ। और क्या लीगल एडवाइस लेना परिवार का फंडामेंटल राइट नहीं है? और दूसरी बात मैम, बहुत सारे डिबेट डिस्कशन हो गए, निर्भया केस के बाद वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, आईपीसी में अमेंडमेंट किए गए, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे उनका एनफोर्समेंट जीरो है। मैं जीरो इसलिए कह रही हूँ, निर्भया केस में 7 साल लग गया, आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट केस बना दिया, जो केस इतना हाईलाइटेड था उसको डिसाइड होने में 7 ईयर लगा, और जो केस रिपोर्ट नहीं हो रहे उनको तो 10-15 साल लगेगा आराम से। तो फिर जो उद्देश्य है लॉ का कि डिटरेंस पैदा हो, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, लोग कैसे डरेंगे जब इन्फोर्समेंट नहीं है? आप जितना भी लॉ में अमेंडमेंट कर लीजिए और उनको अमेंडमेंट करके आप रख दीजिए, क्योंकि उनका इन्फोर्समेंट तभी होगा जब आप कोर्ट की संख्या बढ़ाएंगे, जब आप पुलिस की संख्या बढ़ाएंगे। पुलिस की संख्या तो इन्होंने बढ़ाई वहां पर आज, लेकिन मीडिया को रोकने के लिए बढ़ाई। बिल्कुल, एक बार जरा सुधांशु जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, कोई लीगल एड देने के लिए जा रहा है वहां पर, कि कम से कम फैमिली को लीगली समझ में आए कि कानूनी उनको क्या करना चाहिए अगला कदम। आप पॉलिटिशियंस को, नेताओं को रोक रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन एक वकील को वहां पर जाने से रोकना और डीएम का इस बदतमीजी से व्यवहार करना। आप देखिए वहां पे डीएम जो गए भी, वो वीडियो भी जरा बीच में चलाते रहिए बार बार, क्योंकि कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है, डीएम दबाव बनाने के लिए फैमिली के पास जाते हैं। तो हम क्यों ना माने कि डीएम जानबूझकर सबको परिवार से दूर रख रहे हैं? आप लोगों को डर है कि पूरा सच सामने आ जाएगा परिवार पे दबाव का। सुधांशु, आपने जो बात कही, आपकी आशंका अपनी जगह उचित हो सकती है, आशंका संभावना आदमी सोच सकता है कि ऐसा कुछ है, परंतु मैं एक बात करना चाहता हूँ, यहाँ निर्भया केस की बात आई, सीमा जी निर्भया केस की वकील नहीं थी और उन्होंने बहुत कमेंटेबल जॉब किया था, पर मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, निर्भया केस के आरोपियों को जब फांसी दी गई थी तो एक संस्था ने कहा था ना कि फांसी देना गलत है, अमानवीय, और उसके पक्ष में आके सुप्रिया जी की पार्टी के लोग और भदौरिया जी की पार्टी के लोग आके अभी 3 दिन पहले बहस कर चुके हैं आपके चैनल पे, एमनेस्टी इंटरनेशनल। किसी ने उसकी भर्त्सना नहीं की कि निर्भया जैसा दुर्दांत कांड करने वाले व्यक्ति के अपराधियों के लिए जो कहता है कि इसको फांसी देना अमानवीय है, उसके लिए किसी ने भर्त्सना नहीं की। अब मैं इस विषय पे आता हूँ। देखिए, जो कुछ डीएम ने किया, वो मैंने कहा ना, अगर वो इस बात को कहते हैं कि संतुष्ट नहीं कर पाते एसआईटी को, मैं एक और उदाहरण कह रहा हूं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए, मीडिया को जाने देना चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है जाने का, परंतु मैं विनम्रता से आपसे पूछता हूं अंजना जी, कोविड का समय चल रहा है, आप बड़े चैनल हैं, तो 2-3 बड़े चैनल नहीं, जाने की स्वतंत्रता होगी तो फिर सब जाएंगे, तो कुल कितने चैनल हैं? तो यह भी एक समस्या देखनी पड़ेगी कि इतने लोगों को, यदि मान लीजिए 70-80 चैनल जाना चाहते हैं, हिंदी अंग्रेजी सभी जाना चाहेंगे और ये समय राष्ट्रीय विषय हो गया है, तो कोई ऐसा नहीं है कि केवल आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश या दिल्ली के ही चैनल्स जाएंगे, तो ये भी एक व्यवस्था हो सकती है। तो यदि वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकते तो उन पर भी कार्रवाई होगी, अधिकारी हो या जिलाधिकारी हो, पुलिस अधिकारी हो या डीजी हो, जो भी व्यक्ति इसमें दोषी पाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि, और एक और बात मैं याद दिला देना चाहता हूं, अदालत में भी जब मामला होता है ना अंजना जी, इसी उत्तर प्रदेश में याद करिए, रामपुर तिराहा कांड 1994, पुलिस ने बलात्कार किया था उत्तराखंड के आरोपियों पे, और मुलायम सिंह जी ने 2-2 बार कोर्ट में हलफनामा देकर उनका बचाव किया कि कुछ नहीं हुआ था। आज तक उत्तराखंड के लोगों को याद होगा, हलफनामा देकर बलात्कारी पुलिस को बचाने वाले लोग आज आकर प्रश्न पूछते हैं और बदतमीजी के अनाप शनाप बातें करते हैं। मेरे सारी बातों का उत्तर आप दे दीजिए, मैं विनम्रता के साथ तैयार हूं। और हम कह रहे हैं कि भदौरिया साहब नजीर होगी जो कार्रवाई। भदौरिया साहब, मैं बोल सकती हूँ, इसके बाद आ रही हूँ फौरन आपके पास। सुप्रिया जी, भदौरिया जी एक बार जवाब दे दे। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच में ही बदतमीजी नहीं करेंगे। आपने देखा, मैंने इनसे 30 सवाल हैं और इतने घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दलित, कमजोर, गरीब घर के अगर घर की बच्ची होगी, उसके साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं होगी। लेकिन कोई नाम है, पैसे वाली है, उसके पास शोहरत है, तो जरा उसका छज्जा भी इधर उधर हो जाएगा तो वाई सिक्योरिटी दे दी जाएगी और टीवी पे ऐसे लोग आके बहस करेंगे। इस बच्ची के लिए नहीं कर रहे हैं, बच्ची के लिए तो एग्जाम्पल खोज रहे हैं, कहाँ पे इसके पहले कहाँ गड़बड़ी हुई थी, उसके हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। दूसरी बात, एसआईटी किसकी है? एसआईटी का हेड कौन होता है? गृह प्रमुख सचिव होता है।
वो आपकी सरकार है, एसआईटी में इसके पहले आपने 2 आईपीएस को छोड़ दिया, भाई एफआईआर उसके बाद छोड़ दिया। हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री को ही रिजाइन करना चाहिए। तीसरी बात, आप सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने कहा कि आपकी बेटी है, मैं मान जाऊंगा कि आप बेटियों का सम्मान करते हैं। लास्ट 12 दिनों में 12 जिलों में 12 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, नाम गिना दीजिए। चलिए मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 12 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ है 12-13 दिन में, आप नाम गिना दीजिए बस। चलिए मैं कहता हूं नाम गिना दीजिए, चलिए नाम गिना दीजिए। सुधांशु जी, दुनिया भर का गाना गा रहे थे, नाम गिनाइए। चलिए सुधांशु जी, चलिए नाम गिनाइए। उत्तर प्रदेश के अंजना जी, नाम गिनाइए, नाम गिनाइए। इधर उधर बात मत कीजिए, नाम गिनाइए। मैं नाम गिनाऊंगा क्योंकि मुझे दर्द है, आपको नाम नहीं पता है, क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं, आप लाठी बरसाना चाहते हैं, अनुराग भदौरिया की कमर तोड़ देना चाहते हैं, हाथ तोड़ देना चाहते हैं। मैं हाथ दिखाऊं किस तरह का हाथ टूटा हुआ है, लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपकी तरह जाहिल और आपकी तरह कायर नहीं हूं कि मैं हाथ दिखा के और पीठ दिखा के आपसे। लेकिन आप सिर्फ लड़कियों का नाम बता दीजिए, नाम, उन जिलों का नाम बता दीजिए, छोड़िए जिलों का नाम बता दीजिए। 13 बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, 12 बच्चियों के 12 दिनों में। ठीक है, जवाब सुनिए। देखिए, एक तो अंजना जी मैं कहूंगा कि जिन लोगों को राष्ट्रीय चैनल पर बात करने की तमीज ना हो, उन्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने नहीं बोला, तो नाम बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ। जिसने लड़कों से गलती होने पे क्षमा नहीं मांगी, नाम बताइए। उसका जवाब दिया। रामपुर तेरे हाथ में नाम बताया आपने, का जवाब दिया। मैं नाम बताऊं, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। आपने लोकसभा की सभापति बुलंदशहर, सुन लीजिए, उसका जवाब दिया। और बुलंदशहर, गोरखपुर, हाथरस तो हो ही गया। आप नाम नोट करो, मैंने शांति से आपकी नाम नोट करो भाई। जवाब जौनपुर, आजमगढ़, लखनऊ, उन्नाव, नाम नोट करिए। आपको नाम नहीं याद है तो नाम मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपको बेटी जब आपको नाम नहीं है। हापुड़ की 6 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ था, आपको याद नहीं है। 5 साल बच्ची के साथ लखनऊ में अन्याय हुआ, आपको याद नहीं है। भदौरिया साहब, ठीक है, देखिए आपने अपनी बारी में बोल लिया ना, आपने अपनी बारी में बोला, प्लीज एक एक करके कीजिए, फिर मुझे सुप्रिया जी के पास भी जाना है। सुधांशु जी जल्दी से संक्षिप्त। अब मैं एक ही नाम गिनाता हूँ। इन्होंने दलितों के बात कही, दलितों की बच्चियों के साथ बलात्कार की बात कही। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती, 1995 में उन्होंने रिपोर्ट में नाम नहीं है आपके पास, की कोशिश की गई थी। नाम नहीं है, याद करिए, स्टेट के साउथ पिताजी बनते हैं, नाम नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जिनको यही पता है कि 12-13 दिनों में बच्चियों के साथ के ऊपर अक्टूबर 1995 का ओपन बयान है। कोट अनकोट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बच्चियों की मानसिकता है। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, जिले आपको याद नहीं है, आप पीछे भागना चाहते हो तो फिर सरकार में क्यों है? 2017 से 20 के बीच में आप क्यों है? फिर 91 में चले जाइए। एक साथ मत बोलिए प्लीज। करने पे मायावती जी के साथ जानलेवा हमला किया और आज दलितों के मसीहा बन गए और दलित विधायकों से जाति बोधक शब्द कहकर के अपमानित करके सपा के लोगों ने निकाल के उनको आज तक के बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। वाह 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 वाह। नाम बताइए ना, ये नाटक करने से नहीं होगा, जवाब दीजिए ना। कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नहीं रामपुर कांड के बलात्कारियों के लिए? स्वागत है आपका। बताइए पॉइंट नंबर 2, आपने ये कहा था कि नहीं में खड़े होकर ये गलती हो जाती है। पॉइंट नंबर 3 कर दूं, बताओ। आज हम सलाम कर दूं मैं आपको कि आप नाम नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश की बच्चियों के साथ अन्याय हुआ, लगातार हो रहा है। 12 बच्चियों का नाम बता देते, वो भी नहीं बता पाए, तो आप तो स्वागत के योग्य हैं। मुझे शर्म आती है आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुझे शर्म आती है आप उत्तर प्रदेश बीच में मत बोलिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी को दिखाइए एक बार। सुप्रिया जी, मैं कल का ट्वीट निकाल रही हूँ जरा अशोक गहलोत का, मुझे बस 2 सेकंड दीजिएगा, जिसमें एक लाइन उन्होंने 12 वाले रेप पर लिखी और उन्होंने कहा कि वो लड़की खुद अपनी मर्जी से, लड़कियां उनके मर्जी से उनके साथ गई थी। हाँ, मिल गई मुझे। जबकि 12 में बालिकाओं ने, पहले तो उन्होंने तुलनात्मक कंपैरिजन किया रेप वर्सेस रेप और कहा कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के 12 में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है। उसके बाद वो लिखते हैं कि वहां पर 164 के बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने की बात कही है एवं स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही है। ये जो लाइन है ना सुप्रिया जी, जांच अगर चल रही है, एक मुख्यमंत्री इतने उतावले होकर ये क्यों बताने में तूल दे रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी तो क्या उसके साथ रेप नहीं हो सकता है? आप तो डीप अंडरस्टैंडिंग रखती हैं पूरे इशू का, इस तरह की बात मुख्यमंत्री क्यों लिख रहे हैं? मुझे शर्म आती है कि हम रेप वर्सेस रेप कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो। अगर एक लड़की की इज्जत लुटती है तो वो इस देश की बेटी, और मैं तो बेटी बहन ये सब के आगे बोलती हूँ, वो एक महिला है
उसका स्वतः सम्मान है। जहां पर भी हो रहा है वो निंदनीय है। वो शायद ये कहना चाह रहे थे, जो बीजेपी के प्रवक्ता कल से कर रहे हैं कि इनसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछो तो राजस्थान के बारे में कहते हैं। मैं तो उसकी भी भर्त्सना करती हूं। जहां हो रहा है भर्त्सना और निंदनीय है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, डीएम और एडीजी प्रशासन और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। किसको रिपोर्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में? लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी, इस पे जवाब नहीं मिला। मैंने जवाब नहीं मिला, इस पर जवाब नहीं मिला मुझे। मुख्यमंत्री ये बताने में इतनी ऊर्जा क्यों लगा रहे हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी? हाँ, मैं अपनी पूरी बात खत्म करके आपकी बात का जवाब दूंगी। थोड़ा सा आप मुझे बीच में ना टोके, जैसे इन लोगों की बहस को आपने नहीं टोका था। उत्तर प्रदेश में डीएम और एडीजी एक प्रशासन, एक महकमे का हिस्सा है और उनको कटघरे में हमारा खड़ा करना बिल्कुल सही है। उस सूबे के मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ। उनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। उनकी चुप्पी पर मैंने सवाल उठाया, एक शब्द नहीं आया त्रिवेदी जी की तरफ से। उनके 8 दिन के रेप का एफआईआर क्यों नहीं हुई? जो विक्रम सिंह जी, जो पूर्व डीजीपी, उन्होंने सवाल उठाया, एक शब्द नहीं आया। एडीजी की इतनी बड़ी बड़ी बातों पर क्यों हेड्स रोल नहीं कर रहे? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा? किसको बचाया जा रहा है? मैं नहीं कह रही हूं, पूर्व डीजीपी भी कह रहे हैं, उस पर जवाब नहीं आया। जवाब क्या आ रहा है? राजस्थान वर्सेस ये। मैं करबद्ध होकर फिर से कहती हूं, जहां पर भी रेप हो रहा है, जहां पर भी गलत हो रहा है, जहां पर भी दुष्कर्म हो रहा है, वो गलत है, वो निंदनीय है। और इसलिए ये शायद अशोक गहलोत जी ने इस बात को बोला था, क्योंकि वहां पर कार्यवाही हुई है। और क्योंकि कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बड़ा तुच्छ और गंदी बात होती है, लेकिन क्योंकि किया जा रहा है, तो त्रिवेदी जी अभी अभी एक खबर आई है, आपको बता दूं। 5 लोग अरेस्ट हुए हैं सवाई माधोपुर के रेप कांड में, और उसमें से एक बीजेपी की महिला मोर्चा की डिस्ट्रिक्ट चीफ स्मिता वर्मा और 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और लड़की का कहना है कि उसका 8 बार अलग अलग लोकेशंस पर रेप किया गया है। तो क्या यह रेप डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें बीजेपी का इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं, यह डिफरेंट नहीं होगा। यह एसपी का बयान है, यह भी उसी दुष्चार, उसी गंदी बात का प्रतीक है जो उत्तर प्रदेश में हुई है। तो इसको राजनीतिक गंदी रंग ना देकर सच को बयां करिए ना। और सच ये है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 15 दिन तक अपना मुंह नहीं खोला था। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है सुप्रिया जी। आपको हमने अनइंटरप्टेड पिछले 2 मिनट से बोलने दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। एक मुख्यमंत्री ये क्यों लिखते हैं जांच पूरी होने के पहले कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी उनके साथ? ये लिखने की क्यों जरूरत और नौबत आती है एक मुख्यमंत्री को? नहीं, क्योंकि एक गलत और गंदा और बहुत ही निंदनीय कंपैरिजन भाजपा कल से लगातार तो कर इसके रही लिए थी। वो लड़की के चरित्र पर सवाल खड़ा करेंगे। 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाता है। बिल्कुल नहीं, चरित्र तो फिर क्यों उन्होंने ऐसा लिखा? नहीं है, कोई चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहा है। ये लाइन क्यों लिखी उन्होंने? सवाल उठाने की हिम्मत नहीं रख रही है यहाँ पर आप। ये बात, ये लाइन क्यों लिखी उन्होंने? क्या बात आप कर रही है? आप योगी क्यों लिखी ये लाइन उन्होंने? सवाल नहीं पूछ रही है, खूब पूछ रही हूँ। फिर शुरू कर दिया, फिर शुरू कर दिया खेल कि उससे पूछो, उससे पूछो। एक लाइन पे गिर गई तो फिर आपकी पूरी बेटियों के लिए चिंता हवा हो गई। एक लाइन पे गिर गई तो बेटियों के लिए चिंता हवा हो गई। बिल्कुल नहीं, और शुरू में पूरे मेरे सवाल जवाब सुधांशु त्रिवेदी से थे। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपको भी इस लाइन की गंभीरता पता है सुप्रिया? आपको भी गंभीरता पता है, लेकिन आप एक लाइन नहीं बोलेंगे इस पर। ये आप लोग की असलियत है। एक लाइन नहीं बोलेंगे। असलियत तो आपकी समझ में आ रही है, आप खुद एक पत्रकार रही है। और अगर किसी भी मुख्यमंत्री ने ये लाइन लिखी होती, अगर किसी भी मुख्यमंत्री ने, जब आप सुप्रिया पत्रकार थी तो आप पूछती कि ये लाइन क्यों लिखी उन्होंने कि अपनी मर्जी से लड़कियां गई थी? ये लाइन आप पूछती, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आज आपकी राजनीतिक मजबूरी है जिसकी वजह से आप दूसरे पर सवाल करेंगी और इसका जवाब नहीं देंगी। ट्वीट करके खुद मुख्यमंत्री लिखते हैं कि लड़कियां अपनी मर्जी से गई थी। ये लाइन क्यों लिखी उन्होंने? कौन होते हैं वो जांच पूरी होने के पहले ये बताने वाले? की चुप्पी क्यों नहीं? चुप्पी पे आप प्रधानमंत्री के सवाल उठाते हैं क्योंकि आप लोग की हिम्मत हो नहीं गया, है। क्यों बस हो गया, वही पुरानी लाइन तोता रटी हुई बोलते रहिए। अब अपनी रिकॉर्ड चलाते रहिए वही पुरानी लाइन की। ये तमाम सवाल उत्तर प्रदेश पर ही हो रहे हैं और लगातार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश पर ही हो रहे हैं। आपके कह देने से कुछ नहीं होगा, मुझे पता है। बैकफुट पर चली गई है अशोक गहलोत पर, एक जवाब नहीं है आपके पास। अपनी मर्जी से गई थी लड़कियां,
मर्जी से, आज भी मीडिया को धक्के और लड़कियों को एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। खड़ी है, यही बयान आते हैं आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से। डेंटेड पेंटेड लोग निर्भया के केस में जंतर मंतर पर गए हैं प्रोटेस्ट करने। आपके नेता ने कहा था बना दिए कि सुधांशु त्रिवेदी जी, आज सवाल हो गया भाषण हो गया पूरा, पता चल गया मुझे। एक लाइन पर जवाब नहीं है आपके पास, तो उल्टा मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हम ही हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी ताकत आ रही है हाथरस की बेटी की आवाज में। कोई ड्रामा नहीं कर रहे कहीं पर जाकर। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल ये है कि एक के बाद एक आपकी पुलिस, आपके प्रशासन ने जिस तरह की लीपापोती करने की कोशिश की डे वन से। एसपी पहले दिन जब मामला सामने आया था, एसपी खड़े होकर ये कहते हैं कि इसमें रेप का तो मामला ही नहीं बन रहा है। अगले दिन जब बॉडी जाती है बच्ची की, उसके और पहले दिन एसपी ने आपको पता है क्या कहा था सर? कहा था गले में हल्की सी चोट लग गई थी। ये तो हैंडलिंग है जो लोअर लेवल पर एसपी डीएम दबाव बना रहे हैं। इसकी गंभीरता बहुत दूर तक जाएगी। और आज अगर इतने दिन बाद योगी आदित्यनाथ नींद से जाग रहे हैं तो ये पूछा जाएगा कि पर्दा है पर्दा, और पर्देदारी के जो आदेश हैं वो ऊपर से आए हुए हैं, मुख्यमंत्री के दफ्तर से। सुधांशु जी, देखिए, आपने जो बात कही मुझे समझ नहीं पाया। सुप्रिया जी अभी एक लेटेस्ट खबर बता रही थी और मुख्यमंत्री जी का आज का बयान उनको लेटेस्ट दिखाई नहीं पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की, वो दिखाई नहीं पड़ा। जो कार्रवाई की वो दिखाई नहीं पड़ा। और दूसरी बात, आपकी आपत्ति जायज है, परंतु ये नहीं कहा गया जो 12 के पुलिस अधिकारी ने कहा कि प्रेम प्रसंग का मामला था। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, वो कह रहा प्रेम प्रसंग का मामला था राजस्थान में। और उसके सुप्रिया जी आप शर्म और जाने क्या क्या बातें कह रही है। मैंने भी सुना था सोनिया जी की आंखों में आंसू आए हैं किसी बलात्कार की पीड़िता के लिए। हाँ, और एक सेकंड, सवाई माधोपुर का ये केस है, सुप्रिया श्रीनाथ है सवाई माधोपुर में। एक सेकंड सर, एक क्लैरिफिकेशन है जो करना जरूरी है। सवाई माधोपुर में एक नाबालिग से रेप के मामले में, ये आज तक की खबर है, बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेता का नाम सामने आया है। आपने बहुत ही चालाकी से कांग्रेस के नेता का नाम छिपा लिया। सुप्रिया जी, कम से कम इसमें तो पार्टी मत कीजिए। नहीं, मैंने कोई चालाकी नहीं दिखाई है। ANI पे खबर आई है, उसको मैंने कोट किया। मैंने कोई चालाकी नहीं दिखाई है, ये खबर है। अपने कैमरा पर्सन से जूम इन करा लीजिए, करो जूम इन, इसको दिखाओ, इसको। हम आज तक की खबर बता रहे हैं, हमें किसी और की खबर दिखाने की जरूरत नहीं है। सोलंकी की खबर आज तक की खबर है, बताइए तो आपको पूरी खबर मैं पढ़कर सुना सकती हूँ। मुझे आप कन्वीनियंट पूरी खबर आपको पढ़ा सकती हूँ और सुना सकती हूँ। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, बीजेपी की महिला नेता गिरफ्तार, कांग्रेस की नेता फरार। सोलंकी क्या कह रहे हैं? तो कांग्रेस की नेता फरार। एक खौफनाक सच से पर्दा उठाने वाली खबर राजस्थान से आई है। सवाई माधोपुर में एक नाबालिग से रेप के मामले में बीजेपी और कांग्रेस की महिला नेता का नाम सामने आया है। नाम लेना होगा तो दोनों पार्टियों का लेना होगा। हमेशा ये हम विपक्ष में है करके रोने से नहीं चलेगा। राजस्थान में आप सरकार है, इसलिए खबर पूरी बताइए। चलिए सुधांशु त्रिवेदी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए और इसको सवाई माधोपुर पे सेंट्रिक मत कीजिए। ये जो कल्चर चल रहा है ना, तमाम पार्टियों के सब सत्ताधारी अपने अपने राज्य के केस छिपाते हैं। इतना ही अलग है, फर्क है सिर्फ कि योगी आदित्यनाथ ने खुद नहीं लिखा, लेकिन अशोक गहलोत ने खुद लिख दिया। आपके एसपी, आपके एडीजी, आपके डीएम यूपी में यही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार ने इसको फेक न्यूज बताया था, उसके बारे में क्या कहिएगा आप? सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। फेक न्यूज बताया था 25 सितंबर तक, कुछ कहिएगा उसके बारे में? सुनिए सुप्रिया जी, शांति से देखिए, हम नहीं आरोप लगा रहे। राजस्थान में कानून व्यवस्था खराब है, ऑफिशियली आपके डिप्टी मिनिस्टर का बयान। राजस्थान में विधायकों पे देशद्रोह का मुकदमा लगा, यानी वो लोग देशद्रोह कर रहे हैं बैठ के। यहाँ के सीएम का बयान, शर्मा जी के आपके विधायकों पे। तो लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं बोल रहे हैं, तो आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में हमने नहीं बोला है, आपकी पार्टी ने बोला। और आपने आज अभी तक मेरी बात का जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी यूपी के नेता है कि राष्ट्रीय नेता है? अगर हमारा कोई राष्ट्रीय नेता राजस्थान गया होता, आप हमसे सवाल करती कि क्यों नहीं यूपी में कर रहे हो। हम इसमें सवाल कर रहे हैं जहां आपकी आंख की पुतली के इशारे पर जो चाहे वो न्याय मिल सकता है, वो न करके यहाँ पे आके कह रहे हो भैया कैमरा इधर डाला और उसके बाद क्यों है उतरी हुई अरे सुधांशु जी, निर्भया के केस में जब आंदोलन हुआ था तो क्या आप लोग सड़कों पर नहीं निकले थे? सुप्रिया जी सुनिए, निर्भया के आरोपियों को क्या बात है, उस एमनेस्टी इंटरनेशनल की आपने आलोचना क्यों नहीं की? कानून तो हमने बदला था। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ बैठी हैं?
आज जो अरे मुझे दुर्नीति वाले के प्रधानमंत्री जी कहाँ है? एक ट्वीट तो कर देते हाथरस की बच्ची पर। अरे स्मृति ईरानी जी महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है यूएन में, अपनी बच्ची की तो बात कर रहे हैं हाथरस से। बताइए कहाँ है वो लोग? बौखलाइए मत सुधांशु जी, बौखलाइए मत। बौखलाने से आपकी खिसियाहट नहीं मिटेगी, ना ये असलियत मिटेगी कि स्मृति ईरानी जी के मुंह में दही जम गया है, ना ये असलियत मिटेगी। एक मिनट, स्मृति ईरानी जी महिला और बाल विकास मंत्री भी हैं। कहाँ है आपके मंत्री? बताइए भाई, मुंह में दही जमा हुआ है, आप बौखलाइए मत। जिन जिन के मुंह में दही जमा है आज वो बताइए। जो चुड़िया बेचती प्रधानमंत्री को, मुझे लगता है चुड़िया सशक्तिकरण की निशानी है। आज मुंह में दही जम गया है। बताइए, राजस्थान के बच्चों की डेथ हो, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो, दलितों के साथ बलात्कार हो, किसी के आंख में आंसू नहीं है। प्रियंका गांधी की आंखों में आंसू थे उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर के आरोपियों के लिए। थोड़ी सी आप शोभा बताइए ना, मैंने कोई गलत बात गलत तथ्य बोला है? बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल की खिलाफत करिए। चलिए आज आपकी बौखलाहट पूरा देश देख रहा है। आज बोलिए ना, निर्भया कांड के आरोपियों के बारे में ये कहकर कि फांसी गलत थी, बोलिए। अभी कहिए एमनेस्टी इंटरनेशनल गलत थी, बोलिए आप। देखिए नहीं बोलेंगी, बायना करने लगेंगी। मैं इसका जवाब देती हूँ सुधांशु जी। जवाब दीजिए सुप्रिया जी। सुधांशु जी बौखलाइए मत, चिल्लाइए मत, बीपी बढ़ जाएगा। जवाब दे रही हूँ। जो 375 समर्थन करके। सुप्रिया जी शांत रहिए, चुप रहिए, मैं बताती हूँ आपको। 375 धारा आईपीसी का जो संशोधन 2013 में हुआ था ना, वो यूपीए की सरकार नहीं किया था, जो कि अभी डीजीपी विक्रम सिंह जी ने भी बताया है। रेप की परिभाषा को बढ़ाया और हर तरह की जोर जबरदस्ती को रेप बनाया। और अरे भाई, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जवाब हम क्यों दें? आप मुझे बताइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हम जवाब क्यों दें? हम तो आपसे पूछ रहे हैं और मैं तो पूरी करबद्ध होकर पूछ रही हूं। मैं तो फांसी की सजा की मुखालफत की और कहा यह मानवीय है। ठीक है, जवाब तो सुन लीजिए। सुधांशु जी जवाब तो सुन लीजिए, एक साथ मत बोलिए। ठीक है सुप्रिया, जवाब दी। सुधांशु जी आपने माइक तो, सुधांशु जी आप तो बड़े दिनों से टीवी कर रहे हैं, माइक तो पहना हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्लाइए मत, आवाज आ रही है आपकी। मुझे पता है आज आप बौखलाए हुए हैं, खसखसियाहट भी आपकी दिख रही है। मेरा तो आपसे ये सवाल था कि स्मृति ईरानी जी जो सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करती थी, आज आप इसको पॉलिटिसाइजेशन कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी लगातार ट्वीट करते थे, आज उन सबके मुंह में दही क्यों जम गया है? आज वो लोग चुप क्यों हैं? आंखों पे पट्टियां क्यों बंधी हैं? यूएन में महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, हाथरस की बेटी पर एक शब्द नहीं है सुधांशु जी उनके पास कहने को। और वो एमपी ही नहीं है, वो महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री भी है। सुधांशु जी मत खिसियाइए, क्यों बौखला रहे हैं? जल्दी से सुधांशु, दो लाइन से मुझे विक्रम सिंह साहब से और उनसे भी कमेंट लेना जल्दी से। एक लाइन बोल रहे होते, उत्तर प्रदेश में न बोल रहे होते तो आप बात कहती जायज था। ये आपके नेताओं के एक तरफा दही क्यों जम जाता है? विक्रम सिंह साहब मुझे बताइए, एक तरफ देखते दिखाई पड़ता, दूसरी तरफ नहीं। ठीक है सुधांशु जी बोलिए ना, बोले तो दोनों तरफ बोलो। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन के पूरा रुक जाएगा। मुझे ये बताइए कि अगर जिस तरह से एडीजी ने ये बयान दिया है, क्या प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इस तरह के मामले को बरगलाते हैं, जो कोवर्ट या अवर्ट तरीके से दबाव बनाते हैं कि रेप तो हुआ ही नहीं, यानी पीड़िता ने झूठ बोला था, उसका डाइंग डिक्लेरेशन झूठा था, परिवार झूठा है, सब के सब झूठे हैं। आप इस तरह की पहरेदारी कर दे, उपले तेल डालकर चिता जला दे आधी रात को, ताकि फिर कोई पोस्टमार्टम की मांग ना कर सके। आप मतलब ये क्या है? क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त नहीं आ गया है? अंजना जी, देश और प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है। इस सार्थक बहस में इतने विद्वान पैनलिस्ट बैठे हैं, कम से कम एक निष्कर्ष तो आज लगाना, केवल एक वाक्य। डीएम और एसपी ने अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता दिखाई, देश और प्रदेश को गुमराह किया, सबको गुमराह किया, हमें आपको भी गुमराह किया, और आज अघोषित कर्फ्यू लगा दिया पीड़िता के परिवार के। अगर आप इतना नैतिक साहस तक कर्फ्यू ऑर्डर्स पास कर देते 144 सीआरपीसी में, कह देते कि हमने प्रतिबंधित कर दिया कोरोना के, वो तो आपने किया नहीं। हर काम अपने मनमाने तरीके से, जैसे जिला धौलपुर चल रहा है नवाब साहब के टाइम, ये होने वाला नहीं है। अब कुर्बानी मांग रहा डीएम एसएसपी को, कोई प्रशासनिक क्षमता नहीं है, ना तजुर्बे। इसी बात के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ शामिल होने के लिए। लेकिन ये सवाल और हाथरस की बेटी की आवाज हम बनते रहेंगे, हम पूछते रहेंगे। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर,
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।